दोस्तों, जब भी गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो हर युवा का यह सपना है कि मैं गवर्नमेंट जॉब को हासिल करूं। लेकिन जनसंख्या के मुकाबले जब गवर्नमेंट जॉब कम होती है तो हमेशा किल्लत मची रहती है, भागम भाग मची रहती है कि हम भी उस कंपटीशन के दौर के अंदर उतरे और एक गवर्नमेंट जॉब को हासिल करें। आपकी जानकारी में बता दूं कि भारत की जितनी पॉपुलेशन है उसका 3.8% जो लोग हैं उनको ही गवर्नमेंट जॉब हासिल होती है। हम लोग बांग्लादेश से कुछ बेहतर नहीं है। बांग्लादेश की जितनी भी जनसंख्या है उसका 3.1% जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब को हासिल करते हैं। अगर हम लोग यूएसए से कंपेयर करें तो यूएसए की जनसंख्या के अंदर 14% जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। तो भारत के लिए एक अवसर यह भी है कि भारत में अभी वैकेंट है, एक वैक्यूम बना हुआ है कि और भी गवर्नमेंट जॉब क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन क्या बांग्लादेश के अंदर अभी जो हालात हैं वो कभी भारत के अंदर भी हो सकते हैं? हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे। दूसरा ये मुद्दा है कि अभी जो बांग्लादेश के अंदर भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भारत के अंदर आना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए फैसिलिटीज है? आखिरकार वो गए ही क्यों थे? कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी बांग्लादेश के अंदर भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, और बांग्लादेश अभी हाल ही में इस हालात के ऊपर कैसे पहुंचा है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट के खिलाफ। और अगर हम लोग ये कहें कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट से ऊपर वहां के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जो है वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहना जो है वो कभी भी जो है वो गलत नहीं होगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश अभी इन हालातों के अंदर कैसे पहुंचा है, और आखिरकार व्हाट अबाउट इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर बांग्लादेश के अंदर फंसे हुए हैं वो तो कैसे भारत आ सकते हैं? देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में दो ट्रेन हैं, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। दोनों ट्रेन अभी बंद पड़ी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मजबूर हैं कि वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करके भारत जो है वो आने को तैयार है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स इंडियन नेशनल्स यूज लैंड पोर्ट जो जितने भी हैं बंदरगाह जो है उनका यूज कर रहे हैं वो बांग्लादेश से भारत आने के लिए। लेकिन एक सवाल यह है कि आखिरकार वो बांग्लादेश गए ही क्यों थे और आज बांग्लादेश से भारत आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये हमारे पोर्नोग्राफी एडिक्शन से आप लोग को बाहर निकालेगा, और वाकई में जो रियल लाइफ है, अभी आप लोग वर्चुअल लाइफ के अंदर जी रहे हैं क्योंकि आप लोगों को लगता है कि यही दुनिया है। मैं अगर एडिक्शन को परस्यू कर रहा हूं तो वो अपने एम्स को भूल जाते हैं। आप लोग आखिरकार जीवन में पाना क्या चाहते हैं? इसीलिए मेरा एक 75 डेज का हार्ड चैलेंज है जिससे आप लोग पोर्नोग्राफी से बाहर निकल जाएंगे और एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल जो है वो जी पाएंगे। इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। अगर आप लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं तो आप लोग 31 डेज के हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। चलिए बात कर लेते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, भारत की तरफ से जो मिनिस्ट्री है, एविएशन मिनिस्ट्री है, और बांग्लादेश की एविएशन मिनिस्ट्री है, दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। बांग्लादेश की और भारत की जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज हैं, उनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ है कि कैसे भी करके स्टूडेंट्स जो हैं उनको बांग्लादेश से भारत के अंदर जो है पहुंचाया जाए। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन बेसिकली बात ये है कि 1971 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे और उनको बांग्लादेश का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थे जिन्होंने भरपूर कोशिश की थी कि बांग्लादेश जो है वो आजाद हो जाए। कहां से? पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पूर्वी पाकिस्तान के अंदर, इसको आज बांग्लादेश हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर इतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए भारत ये चाहता था कि शेख मुजीबुर रहमान की अध्यक्षता के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो जाए, और भारत ने इसमें पूरी भरपूर जो है वो कोशिश की थी। इसलिए 1971 के वॉर को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन यही वॉर और इस वॉर के अंदर लड़ने वाले बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, उनके बेटे और उनके पोते, उनको जो है वो आज रिजर्वेशन जो है वो दिया जा रहा है, और यही जो है वो आज सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन चुका है बांग्लादेश के अंदर। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आल्सो कोलैबोरेटिंग विद द सिविल एविएशन, इमिग्रेशन, लैंड पोर्ट्स एंड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के साथ में जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सुरक्षित रहे। पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखिए बांग्लादेश के अंदर लगभग 15,000 जो है वो भारतीय रह रहे हैं, उनमें से 8,500 स्टूडेंट्स हैं। अगर इन स्टूडेंट्स की बात करें तो 778 स्टूडेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुली भारत के अंदर आ चुके हैं थ्रू लैंड पोर्ट्स। एडिशनली अराउंड 200 स्टूडेंट्स जो कि फ्लाइट्स को लेकर भारत के अंदर पहुंच रहे हैं और भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर जो है वो ये कह रहा है कि द हाई कमीशन इज इन रेगुलर कॉन्टेक्ट विथ मोर देन 4,000 स्टूडेंट्स स्टिल इन वेरियस यूनिवर्सिटीज। मतलब भारत के लगभग 4,000 विद्यार्थी जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको वापस जो है वो भारत बुलाए जाने की यहां पर दरकार जो है वो लग रही है। देखिए, जब भी हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं तो पहले मैं बांग्लादेश का रिजर्वेशन आप लोग को समझाता हूं।
सबसे पहले बांग्लादेश के अंदर 56% जो है वो रिजर्वेशन अभी एट प्रेजेंट जो है वो बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली क्या है, उसमें से 30% जो रिजर्वेशन है वो किसके लिए है, चिल्ड्रंस एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑफ 1971 वॉर, मतलब 1971 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की अध्यक्षता के अंदर जो वॉर लड़ा गया था उसमें जितने भी जवान शहीद हुए थे उनके बच्चे और पोते पोतियां जो है उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रिजर्वेशन के आधार पर वहां पर धांधली भी हो रही है, इसीलिए स्टूडेंट जो है वो सड़कों पर है। दूसरी बात, फिर 10% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन्स को है, 10% जो रिजर्वेशन है वो उनके लिए है जो कि अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके बाद में 5% जो है एथनिक माइनॉरिटीज को है और 1% जो है वो किसको है, वो डिसेबिलिटीज को है। अच्छा, 2018 के अंदर जब शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने इस पूरे के पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को हटा दिया था। बेसिकली बात क्या है कि जैसे 2018 के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम हटा था उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पहुंचा। जैसे आप लोग भारत के अंदर जानते हैं पीआईएल होती है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश के अंदर पीआईएल दाखिल की गई थी। वहां पर यह बात सामने निकल कर आई कि गवर्नमेंट जॉब जो है उसके अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि वहां पर जो सरकार थी उसने डिफेंड करने के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो कमी वहां पर दिखाई दी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बांग्लादेश के अंदर रिजर्वेशन जो है उसको वापस से रिज्यूम किया जाना चाहिए, जो कि 2018 के अंदर था। इसको लेकर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हो गया और यह कहा गया कि ठीक है, जितना भी रिजर्वेशन है उसमें से आप पूरा लागू कर दो, लेकिन ये 30% जो रिजर्वेशन है इसको यहां से हटा दो। मतलब 30% जो कि 1971 के जो वॉर फ्रीडम यानी कि फ्रीडम फाइटर जो थे उनके बच्चे, उनके पोते पोती को जो दिया जा रहा था उसको वहां से क्या कर दो, रिमूव कर दो। अच्छा, इसमें क्या हो रहा था, इनको प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम यहां थी कि इसके अंदर भी करप्शन हो रहा था, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था कि आखिरकार कौन व्यक्ति जो है उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर यह बताना चाहूं कि रिजर्वेशन सिस्टम कैसे काम करता है बांग्लादेश के अंदर, मान लीजिए कि किसी भी वैकेंसी के लिए 600 पोस्ट जो है वो अभी डिक्लेयर की गई है और उसके लिए 6 लाख फॉर्म जो है वहां पर आते हैं। 6 लाख फॉर्म, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 600 वैकेंसी में से लगभग 326 जो पोस्ट है वो तो रिजर्व कैटेगरी के अंदर जाएंगी और 234 के आसपास अप्रॉक्स जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जाएगी। तो यहां पर 326 में से 30% जो पोस्ट है वो किसके लिए जाएगी, 1971 के जो वॉर फ्रीडम है उनके जो बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व हो जाएगी। और इसी को लेकर बड़ा बवाल जो है वहां पर मचा हुआ है। वहां के स्टूडेंट्स की ये मांग है, 5 पॉइंट पर वो डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि दो कोटा सिस्टम मस्ट बी रिड्यूस, यानी कि 56% जो है उसको घटाकर 10% कर दो। दूसरी उनकी डिमांड है कि द वैकेंट पोजीशन मस्ट बी फिल्ड फ्रॉम द मेरिट लिस्ट, मतलब जो भी वैकेंट पोजीशन है उसको मेरिट लिस्ट के आधार पर भरा जाए। नो स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर कोटास, कोटास के लिए कोई भी स्पेशल एग्जाम ना हो। द एज लिमिट मस्ट बी सेम फॉर एवरी कैंडिडेट, मतलब एज लिमिट जो है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। आप लोग देखते हैं कि जैसे भारत के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए एज लिमिट अलग अलग होती है, वहां पर डिमांड ये है कि सबके लिए सेम जो है वो एज लिमिट होनी चाहिए। मतलब भारत के अंदर जो एज लिमिट का क्राइटेरिया डिसाइड है, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उसको भी रिफॉर्म किया जाए। नो कैंडिडेट कैन यूज कोटा प्रिविलेज फॉर मोर देन वंस, मतलब एक बार से अधिक जो है वो कोटा का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मतलब वहां पर रिजर्वेशन एक बार से अधिक उसका बेनिफिट नहीं होना चाहिए। देखिए 2018 के अंदर जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने बेसिकली क्या किया था, फ्रीडम फाइटर्स के लिए ये रिजर्वेशन लागू किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही, मतलब 4 महीने तक प्रोटेस्ट चला था और उसके बाद में रिजर्वेशन सिस्टम को हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पहुंचा और फिर वापस से रिज्यूम करने की बात की जा रही थी, इसलिए स्टूडेंट जो हैं वो अभी सड़कों पर उतर आए हैं। भारत के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो भारत में आप लोग देख सकते हैं कि 27% जो है वो ओबीसी के लिए है, 15% एससी के लिए है, 7.5% एसटी के लिए है, फिर इसमें से इकोनॉमिक जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए 10% और बाकी बचा हुआ मेरिट लिस्ट पर होता है 40.5%। लेकिन भारत के अंदर कभी भी हम लोग जो है वो फ्रीडम फाइटर्स इनके लिए कभी भी अलग से रिजर्वेशन नहीं रखते हैं। खास तौर पर भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो बांग्लादेश में जाते हैं ताकि वो एमबीबीएस कर सके, क्योंकि भारत के अंदर एग्जाम को क्लियर करना बड़ा ही टफ होता है। जैसे नीट का एग्जाम है, हाल ही में देखिए एनटीए का अभी पूरा का पूरा मामला चल ही रहा है।
बांग्लादेश वो जाते हैं, उनको 20 से 25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं और उनकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है। यही नहीं, बांग्लादेश के अंदर जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं, मतलब जितनी भी मेडिकल सीट्स हैं, उनमें से 25% जो मेडिकल सीट्स हैं, कॉलेज के सीट्स हैं, वो बांग्लादेश के लिए, वो जो है वो बांग्लादेश से बाहर आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व रहती है। मतलब अगर 100 सीट्स हैं तो उनमें से 25% सीट जो है, 25 सीट जो है वो रिजर्व रहती हैं, जो कि बांग्लादेश से बाहर की ओर आ रहे हैं। इसीलिए भारतीय जो है स्टूडेंट्स वो इसका बेनिफिट उठाते हैं और वहां से एमबीबीएस करने के लिए चले जाते हैं, ताकि मेडिकल के लिए एक एंट्रेंस जो है उनको मिल जाए। अगर हम लोग देखें कि जो बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स हैं लगभग 8,500 हैं, वो बांग्लादेश से भारत के अंदर कैसे आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैत्री और बंधन एक्सप्रेस जो हमारे पास में ट्रेन हैं वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। अगर वो अब भारत के अंदर आना चाहते हैं तो उनको वेस्ट बंगाल के अंदर आना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल के अंदर चाहे वो मान लीजिए कि लैंड बाउंड्री से आ रहे हैं या फिर एयर से आ रहे हैं, तो उनके लिए ऑप्शन ये बनता है। देखिए, अगर एक ऑप्शन और है, मैं आप लोग को एक ऑप्शन और बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि बांग्लादेश और भारत के वैसे तो रिलेशन कभी खराब नहीं होंगे जब तक कि शेख हसीना वहां पर प्रधानमंत्री है, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो सेफ हैं, लेकिन वायलेंस जो है उनका कोई भी अता पता नहीं होता है, वो कभी भी किसी भी स्टूडेंट को जो है शिकार बना सकती। इसलिए एक बहुत अच्छा साधन यह है कि कई बार हमने ऑपरेशन चलाए हैं दूसरे देशों के अंदर एयरलिफ्ट करते हुए, वही एयरलिफ्ट का एक ऑपरेशन जो है वो बांग्लादेश में चलाया जा सकता है और वहां के स्टूडेंट्स जो भी भारत के अंदर आना चाहते हैं उनको हम लोग बांग्लादेश के अंदर ला सकते हैं। क्या आप लोग को लगता है कि बांग्लादेश की तर्ज पर क्या भारत के अंदर भी रिजर्वेशन खत्म हो सकता है? क्या अभी जो वायलेंस वहां पर चल रहा है वो क्या कभी भारत के अंदर हो सकता है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन देखिए, भारत के अंदर जब भी यहां पर मूवमेंट होता है रिजर्वेशन को लेकर, तो रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए होता है, कभी भी खत्म करने के लिए नहीं होता है। इस बेसिस पर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से गार्बेज के अंदर, कचरे में बदल देती है और आपके जो भी प्लानिंग्स हैं, जैसे एग्जाम को क्लियर करना है, बिजनेस को अच्छा करना है, वो नहीं कर पाते हैं और आप लोग पिछड़ जाते हैं। इसके साथ में अगर आप लोग अल्कोहल को या फिर स्मोकिंग करते हैं तो आप लोग जरूर क्विट कीजिए। 31 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, तो आप लोग कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।